हाल ही में नेपाल में एक बड़ी विमान दुर्घटना रिकॉर्ड की गई है, जिस दुर्घटना की वजह से अब तक 18 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नेपाल को विमान दुर्घटनाओं के प्रति इतना ज़्यादा वल्नरेबल, इतना ज़्यादा सुभेद्य क्यों माना जाता है। उसके कारणों पर बात करेंगे। नेपाल में विमान एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की हिस्ट्री क्या रही है, उसको भी देखेंगे। और फिर भारत समेत दुनिया भर में विमानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या ढांचा मौजूद है, क्या फ्रेमवर्क मौजूद है, उस फ्रेमवर्क को भी समझेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद दुर्घटना का कारण क्या था उसको भी जानेंगे, और फिर इतनी खराब क्यों है नेपाल का रिकॉर्ड विमान सुरक्षा के मामले में, उस पर भी बात करेंगे। और दुनिया भर में भारत में विमान सुरक्षा प्रणाली किस तरह की है, पूरा फ्रेमवर्क कैसा है, उस फ्रेमवर्क को समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न भी मौजूद है जो कि आपका प्रीलिम्स का सवाल है, और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर उस प्रश्न को हल जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से आंतरिक सुरक्षा के सेगमेंट से जुड़ता है। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार खबर को देख लिया जाए कि खबर है क्या। तो खबर पे अगर आप बात करें तो नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक दुर्घटना देखने को मिली है। उड़ान के दौरान एक जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। अब इस दुर्घटना की वजह से 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विमान की अगर आप बात करें तो ये एक जो रीजनल एयरलाइंस है जिसका नाम है सौर्या एयरलाइंस, तो इससे संबंधित विमान था। इसमें दो जो आपके चालक दल थे, जो क्रू थे, उसके अलावा 17 टेक्नीशियन मौजूद थे जो कि राजधानी से किसी दूसरे शहर में टेक्निकल काम से जा रहे थे, और इसी दौरान ये दुर्घटना हमें यहाँ पर देखने को मिली है। नेपाल जो है अपने खराब विमान सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है। नेपाल में आपको बहुत ज़्यादा विमान दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कारणों को अगर आप देखें तो पहाड़ी इलाका है, इसके अलावा मौसम भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहता, विमान भी बहुत पुराने हैं। इन कारणों पर हम आगे भी बात करेंगे। तो इन कारणों की वजह से नेपाल में विमान दुर्घटनाओं के मामले बहुत बड़े लेवल पर रिकॉर्ड होते हुए आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये तो हमने खबर को देख लिया, अब दुर्घटना के कारण क्या थे। तो अभी तक ये जो पूरी दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण हमारे सामने निकल करके नहीं आया है। लेकिन जिन विशेषज्ञों ने वो जो दुर्घटना की वीडियो है उस वीडियो को देखा, तो उस वीडियो के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया वो ये रहा कि ये दुर्घटना बेसिकली आपका क्लाइंब फेलियर की वजह से हुई है। अब आप सोचेंगे कि क्लाइंब फेलियर क्या होता है। तो क्लाइंब फेलियर बेसिकली आपका जब हवाई जहाज जो है वो उड़ान भरने के बाद सफलतापूर्वक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाता, एक लैटिट्यूड प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर वो नीचे आने लगता है। इसको कहते हैं क्लाइंब फेलियर। तो क्लाइंब फेलियर की वजह से आपको जो है ये दुर्घटना देखने को मिली है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। अब क्लाइंब फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जो इंजन है वो फेल हो जाते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं। अगर एक इंजन फेल होता है, दो इंजन फेल होते हैं, तो आपका विमान जो है वो जो है ऊपर की उड़ान नहीं भर पाएगा और वापस नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो विमानों का फेल होना, इंजन फेलियर एक कारण होता है। इसके अलावा दोषपूर्ण उड़ान पूर्व योजना, यानी कि उड़ान से पहले प्री टेक ऑफ प्लानिंग होती है वो सही ढंग से नहीं की जाती है। क्योंकि एक जो प्लेन होता है उसका एक वजन का थ्रेशोल्ड होता है। अगर आप उस प्लेन में एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा वजन डालेंगे तो फिर वो प्लेन उड़ान नहीं भर पाएगा, वो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा और प्लेन वापस नीचे आ जाएगा। तो हो सकता है उस जहाज में ज़्यादा वजन मौजूद हो जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, या फिर कोई दूसरी त्रुटि भी हो सकती है, पायलट की भी त्रुटि हो सकती है। ये भी होता है कई बार कि पायलट जो है वो जहाज को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाता। और ख़ास तौर पर नेपाल जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर आपको हवाई जहाज संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक त्रुटि हो सकती है। लेकिन अभी तक इनमें से असल वजह क्या है वो वजह अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा जब नेपाल के प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर बताया जाएगा कि आखिर ये जो मामला है ये मामला किस वजह से हुआ है, इसमें मेन कारण क्या इन्वॉल्व रहा है। तो ये हमने ओवरऑल कारण क्या हो सकते हैं उसको देखा। अब एक बार नेपाल का रिकॉर्ड इतना खराब क्यों रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कुछ आंकड़ों को अगर आप देखें तो एक आंकड़ा है आपका ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आर्काइव, जिसको बहुत प्रचलित भाषा में B3A भी कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में मौजूद है।
तो इसने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में 1946 के बाद अब तक 68 जो है दुर्घटना के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, और इन 68 दुर्घटनाओं के मामले में तकरीबन 900 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक तो ये डेटा हुआ, एक और डेटा है, वो डेटा दिया गया है एविएशन सेफ्टी नेटवर्क की ओर से, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में जो विमानन सुरक्षा है उसके क्षेत्र में काम करता है। उसकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसकी रिपोर्ट कहती है कि नेपाल में 1919 के बाद से अब तक तकरीबन 41 मामले एयरप्लेन एक्सीडेंट के रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 878 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली आपका नेपाल में अपेक्षाकृत संख्या जो है वो आपको यहाँ पर, ये अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे कि यहाँ पर 41 मामले हैं, यहाँ पर 68 मामले हैं, ये मामले आपको कंपैरेटिवली कम नजर आएंगे। आप सोच सकते हैं कि ये मामले तो बहुत कम है, और हम बात कर रहे हैं 1946 की, तो लंबा समय बीत गया है लेकिन इतने ही मामले हैं। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि नेपाल में जो उड़ानों की संख्या होती है, जो टेक ऑफ की संख्या होती है, जो लैंडिंग की संख्या होती है, वो बहुत कम होती है। वहाँ का जो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है भारत के मुकाबले। भारत में बहुत ज़्यादा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, भारत में बहुत ज़्यादा हवाई जहाज लैंडिंग करते हैं। तो भारत के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो संख्या भले ही कम है, लेकिन जब आप प्रतिशत के मामले में देखते हैं तो नेपाल आपको जो है बहुत ज़्यादा आगे नजर आता है। तो तुलनात्मक रूप से नेपाल में जो संख्या है ये संख्या बहुत ज़्यादा है। अब कारणों की अगर आप बात करें कि कारण क्या है, किन कारणों की वजह से बेसिकली आपका नेपाल में इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, तो वही कारण है, नेपाल का सबसे पहले जो इलाका है पूरा पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। नेपाल में आप देखेंगे तो अधिकांश जो हवाई पट्टियां हैं, जो एयर स्ट्रिप्स हैं, वो या तो पठारों पे बनाई गई हैं या पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। तो अब ऐसी जगहों पर टेक ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी जगहों पर टेक ऑफ करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, और ये एक बड़ा जो है चुनौती पैदा करता है। तो कई बार आपको पायलट्स की त्रुटियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि नेपाल जो है वो आपका अधिकांश हिस्सा पहाड़ों में आता है, तो वहाँ का मौसम भी बहुत अनिश्चित होता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। कभी भी वहाँ पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है, कभी भी मौसम खराब हो सकता है। तो इसकी वजह से भी कई बार आपको नेपाल में विमान दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नेपाल का जो विमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हवाई जहाज हैं, वो बहुत पुराने हवाई जहाज हैं, तो वो वर्तमान ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। तो इसीलिए कई बार ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि नेपाल सरकार को अब अपने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जो लगातार दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो बुनियादी ढांचा भी वहाँ का बहुत ज़्यादा खराब है, जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो भी खराब हैं, और फिर जो नियामक निगरानी है, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ढंग से कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें कई बार ये समस्या देखने को मिल जाती है। तो ये हमने ओवरऑल नेपाल का रिकॉर्ड खराब क्यों रहा है उसके कारणों पर बात की। अब एक बार देख लिया जाए कि भारत में या फिर दुनिया भर में विमान सुरक्षा का क्या फ्रेमवर्क मौजूद है। तो सबसे पहले एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो ये जो संगठन है ये बेसिकली आपकी संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका गठन 1946 या 7 के आसपास हुआ था, 1946 के आसपास हुआ था। और ये बेसिकली आपका इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन, जिसको आप जो है आम बोलचाल की भाषा में शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि शिकागो कन्वेंशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको मैनेज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। शिकागो कन्वेंशन की अगर आप बात करें तो इस पर साइन हुए थे 1949 में, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, वहां पर। तो शिकागो में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भारत समेत दुनिया भर के 52 बड़े देश आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हवाई जहाज बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक ऑफ आपको देखने को मिलता है। अब ये जो कन्वेंशन है करता क्या है, ये कन्वेंशन बेसिकली आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हवाई यात्रा है उस यात्रा का समन्वय करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। आप सोच करके देखिए कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग एयरपोर्ट से प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं और हवा में मौजूद है। अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपको हवा में ही दुर्घटना देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिली है। और ये काम कौन करता है, ये काम किया जाता है आपका शिकागो कन्वेंशन की ओर से। तो शिकागो कन्वेंशन आपका सिविल एविएशन के सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन माना जाता है। इसके अलावा ये हवाई क्षेत्र, विमानन पंजीकरण और सुरक्षा के लिए जो नियम है
उन नियमों को भी इंट्रोड्यूस करता है, उन नियमों की भी स्थापना करता है। तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क क्या है उसको देखा। अब एक फ्रेमवर्क भारत में भी है जिसका नाम है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसको अगर आप देखें तो ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय, एक एसोसिएटेड ऑफिस के तौर पर काम करता है, और ये भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए एक नियामक प्राधिकरण है। यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर में सेफ्टी सुनिश्चित करने का काम किसका है भारत में? वो काम है आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका नाम है आपका विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। ये बेसिकली आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक प्रभाग के तौर पर, एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करता है, और इसका प्राथमिक काम है कि भारत में जब किसी भी विमान की दुर्घटना हो, विमान के साथ कोई एक्सीडेंट हो, तो उस एक्सीडेंट का जांच करना इस पूरे ब्यूरो का काम है। इसके अलावा लोकसभा द्वारा विमानन संशोधन विधेयक 2020 को भी पारित किया गया था, जिसका प्राथमिक लक्ष्य यही था कि भारत में विमानन अधिनियम 1934 में संशोधन किया जाए। तो ये ओवरऑल भारत में फ्रेमवर्क क्या है, दुनिया में फ्रेमवर्क क्या है, उसको हमने समझा। यहाँ पर हमारा करंट का सेक्शन समाप्त होता है, और अब अंत में हम बात करेंगे एक सवाल की। तो सवाल को अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि शिकागो कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस विषय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी है मिलिट्री विमानन, ऑप्शन सी है शहरी स्वच्छता, और ऑप्शन डी है सिविल विमानन। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो का सही जवाब और सवाल का सही जवाब आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।